अब मुझे लगता है अभी योगेंद्र जी और किरण जी दोनों आ गए हैं, वो बेहतर डाटा और सारे जितने भी लेखा जोखा है वो लेके आए होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा योगेंद्र जी और किरण जी से पहले कर्नल जयवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरे अपने संगठन जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। उत्तर प्रदेश से हैं कर्नल साहब। बजट आपने सुना और उस बारे में आपका अभी मनीष भारती जी भी बात बता रहे थे उत्तर प्रदेश की। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपना इस पे जो कमेंट है शॉर्ट समय में आप रख दें, ताकि उसके बाद हम योगेंद्र जी और किरण जी से सारे डाटा और जो फिगर्स हैं उस पर बात करें। थैंक यू दीपक भाई। आप मेरे को बजट के बारे में पूछ तो रहे हैं। एक्चुअली मैं ही देखता रहा, टीवी को काफी देर देखता रहा। उसके बाद में गड़गड़ाहट हुई टेबल पे। आ, अपने जो सांसद थे वो बजा रहे थे टेबल्स को, और काफी आवाज हुई तो मेरा भी ध्यान गया। फिर पता चला कि जो मिडिल क्लास जो ये बोलते हैं उनका 12 लाख तक का टैक्स माफ कर। और उसके बाद में फिर भी मैंने इधर उधर झांका कि मुझे कहीं किसान की बात आ जाए कहीं पे, तो मुझे तो कुछ दिखाई दिया नहीं, ना मैंने कहीं पे वो सुना। हो सकता है ये आंकड़े जो बाद में योगेश जी ने भी दिए हैं, आप लोगों ने जो बताए हैं, तब कुछ समझ में आया है। मुझे तो मोटा मोटा सिर्फ एक ही बात करनी है कि जैसे होता है ना, कुंभ के बाद में महाकुंभ आता है जो अभी चल रहा है प्रयागराज में, ऐसे ही एक होता है झूठ, एक होता है महाझूठ। तो हम झूठ के चलते चलते साल दर साल महाझूठ की तरफ चल दिए हैं कि जो 65 से 70% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो गांव में गुजर बसर करती है। और मेरी समझ ये है कि अगर देश को आत्मनिर्भर अगर बनाना है, तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म ये लेके आना चाह रहे हैं, और जो किसान है, अगर गांव में आप अगर बूस्टर डोज देते हैं खेती के लिए, तो वो जो वहां पे पैदावार होगी, गांव के लोगों के पास में पैसा होगा, वो बाजार में जाएंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी सारी की सारी ग्रोथ चालू हो जाएगी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो भी बजट बनाया है आज, जो भी अनाउंस किया है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए बना है, जो हम बार बार कहते रहते हैं, सुबह से भी ये बातें हो रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान जो 70% जनता है जो गांव में बसर करती है उसकी तरफ जाना चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। अब मैं योगेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आगे जो समय बचा है उसमें आप इसको संभालें, संचालित करें। जी सर। शुक्रिया दीपक भाई। किरण बिस्सा भाई हमारे साथ जुड़े हैं। आप हैदराबाद से जुड़े हैं, रैयतु स्वराज वेदिका। और आशा, आशा का मतलब है अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर। आपने कृषि का बहुत अध्ययन भी किया है, और आप देरी से इसलिए आए हैं कि हमने रिक्वेस्ट किया था किरण भाई से कि भाई सारे आंकड़ों को जरा ध्यान से देख लो। क्योंकि कई सालों से हम लोग ये कर रहे हैं कि भाषण खत्म होने के बाद हम टेबल को पढ़ते हैं और पता लगता है कि सचमुच का बजट क्या था, वो तो टेबल देख के ही पता लगता है। तो किरण भाई ने देखे हैं वो फिगर। तो किरण भाई आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहली शुरुआत मैं कर देता हूं। सबसे बड़ी खबर अब हमारे साथियों ने विश्लेषण करके देखा है, और वो ये है कि इस देश में कृषि का बजट घट गया है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर अनाउंसिंग। कृषि और एलाइड सेक्टर्स के लिए सरकार ने जो बजट में प्रोविजन किए थे वो लगातार घटते जा रहे हैं। 2023-24 में सरकार ने जो अपना खर्चा किया था उसका 3.14% सरकार ने इस पे किया था। 3.14%। 2024-25 पिछले साल में घट के 3.11% हो गया। ये छोटे आपको डिफरेंस नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये लाखों करोड़ रुपए का मामला है। 1-1% में पता नहीं कितने सैकड़ों हजार करोड़ रुपए छुपे हुए हैं।
और इस साल वो घट के 3.06% हो गया है। हर साल कृषि और एलाइड पे खर्चा घटता जा रहा है। और इसमें कृषि एंड एलाइड का हम मतलब क्या निकाल रहे हैं? इसमें 3 विभागों के सारा एक्सपेंडिचर शामिल है। पहला है मिनिस्ट्री ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो सरकार की मेन मिनिस्ट्री है वो। इसके अलावा 3 और इसमें शामिल होते हैं। एक होता है मिनिस्ट्री फॉर एनिमल फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, मछली पालन और पशुपालन, इसका विभाग का भी हमने शामिल किया है इसमें। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता विभाग, उसका छोटा सा बजट होता है, वो शामिल है। और चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो वैसे तो जल मंत्रालय में दिखाई जाती है लेकिन है किसान से रिलेटेड, तो वो भी उसमें शामिल है। इन चारों आइटम को जोड़ दें तो 3.14 3.14 से घट के 3.11 और अब 3.06, मतलब डायलॉग जो भी चल रहे हैं, हकीकत में कृषि पर खर्च घटता जा रहा है सरकार का। मैं चाहूंगा किरण बिस्सा भाई यहाँ पे एंटर करें और इस बजट को एक बड़े पर्सपेक्टिव में रखें, साथ में हम इसके आंकड़े इत्यादि पेश करते जाएंगे। हाँ, किरण भाई। शुक्रिया शुक्रिया योगेन जी। जैसे योगेन जी कह रहे थे, फिर एक बार किसानों के लिए जो बजट में एलोकेशन है वो घट गया है। वो बड़ा न्यूज़ है इस बजट से, हमारे विश्लेषण दिखाती है। तो अगर बजट स्पीच में देखें तो हर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर जी अलग अलग तरह के स्लोगन्स देते हैं, अलग अलग तरह के कुछ एक्रोनिम्स, अब्रिविएशंस जो है वो लगाती हैं। पिछली बार 7 मुख्य एरियाज हैं हमारे सरकार के, ऐसा उन्होंने कहा। आज तो उन्होंने कहा कि 10 ब्रॉड एरियाज में ये बजट फोकस करती है। उस 10 ब्रॉड एरियाज में पहले 2 कौन से हैं? एक है कृषि का, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र का। ये दोनों विषय पहले नंबर पे आते हैं स्पीच में, लेकिन जब आंकड़े देखें, एलोकेशंस कैसे हैं उसको देखें, तो पूरा आखिरी नंबर पे ही आते हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। जैसे योगेन जी कह रहे थे, लगातार पिछले बार भी हमने ये आंकड़े देश के सामने रखे थे। अगर 2019-20 से लेके देखें, 2019-20 से, यानी कि ये पिछले मोदी सरकार के बनने का पहला बजट से देखें, तो कृषि और ये 4 मेन मिनिस्ट्रीज जो हैं, जिसके बजट को हम मिला के 3 मेन मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो छोटे और लघु स्कीम्स जो होते हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसके अंदर नहीं आते हैं, उसका भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में आते हैं। ये गवर्नमेंट का ही तरीका है पहले सालों में इन सबको मिला के इसके अंदर दिखाना। तो उन चारों चीज को अगर मिला के देखें तो 2019-20 में उसका बजट में, पूरे बजट में कितना प्रतिशत था? 5.25%, यानी कि 5.25% था 2019-20 में। वो घट के 2021 में हुआ 5%, 21-22 में हुआ 4%, 22-23 में हुआ 3.8%, 23-24 में हुआ 3.14%, पिछली बार 3.11% था, आज तो 3.06%। यानी कि पिछली बार ही हमने ये कहा था कि लगातार इतना क्यों काट रहे हैं किसानों का बजट, तो हमने सोचा कि इस बार एटलीस्ट इसको थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर इसमें घटौती दिखी। ये सबसे मुख्य बात है किसानों को के लिए, कि सरकार किसानों की बात तो स्पीच में करती है, लेकिन उसकी बजट में तो कटौती करती है। और वैसे ही अगर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर का देखें, उसमें भी वैसे ही कटौती हमें दिखाई देती है।
तो ये सबसे मुख्य चीज जी हमें फोकस करने की है। दूसरी बात है, पिछले साल भी जो भी बजट के एलोकेशंस थे और उसके रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर जो हमारे सामने आए हैं, वो दोनों कंपेयर करके देखें, वहां पे भी बहुत सारी कटौती हमें दिखाई दी है एग्रीकल्चर सेक्टर में और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में। यानी कि एग्रीकल्चर में पिछली बार एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स में 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ उसका एलोकेशन था, बजट एलोकेशन। रिवाइज एस्टिमेट में अगर देखें तो उसमें लगभग 10% फंड्स जो है उन्होंने खर्च ही नहीं किए, यानी कि सिर्फ 1.4 लाख करोड़ खर्च हुई है। अगर रूरल डेवलपमेंट में देखें तो और भी खराब सिचुएशन हमें दिखाई देती है। 2.65 लाख करोड़ रुपए was the allocation, budget allocation for last year. रिवाइज एस्टिमेट अगर देखें तो सिर्फ 1.9 लाख करोड़, यानी कि पूरे 75,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट में जो एलोकेशन था वो खर्च नहीं हुए, यानी कि 30% लगभग खर्च नहीं हुए। ऐसे ही अलग अलग स्कीम में अगर देखें तो मान लीजिए किसानों के संबंधित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें भी लगभग 80% ही उन्होंने खर्च किया, 6,621 करोड़ उन्होंने खर्च किया। इसी तरह हम लाइव स्टॉक डेवलपमेंट का, लाइव स्टॉक हेल्थ के बारे में अगर एक स्कीम है उसका देखें तो सिर्फ 80% उन्होंने खर्च किया। ये सभी चीजों में हमें दिखाई देती है। और एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ अगर हम देखें तो जो सोशल वेलफेयर के अंदर पूरा एलोकेशन है 56,500 करोड़ था, लेकिन 46,000 करोड़ ही उन्होंने खर्च किया। तो लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके लिए जो एलोकेशन होता है वो बड़े हेडलाइंस में वो दिखाई देते हैं, लेकिन खर्च कितना हुआ वो देखें तो 80% ही खर्च होता है, 70% ही खर्च होता है। ये भी एक साफ दिखाई देता है। योगेश जी, किरण भाई, मैं यही कह रहा था हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। देखिए, तीन अलग अलग चीजें हैं। एक तो बात यह है कि बजट में घोषणा क्या होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच, किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर थप होता है, जैसे कर्नल जयवीर साहब कह रहे थे। उसके 2 घंटे बाद पता लगता है कि भाई इन्होंने एक्चुअली पैसा अलॉट कितना किया है, जो कि उससे बहुत कम होता है। घोषणा बड़ी होती है, पैसा अलॉट बहुत कम होता है। और तीसरी बात वो है जो किरण भाई इशारा कर रहे हैं कि उसको आप 1 साल बाद देखो कि जो अलॉट किया था वो पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ। वो खर्च नहीं होता है। अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको 4 योजनाओं के बारे में बताता हूं कि वो कल पिछले साल घोषणा क्या हुई थी और इस बार हुआ क्या। क्योंकि सरकार ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है जो बहुत अच्छी चीज है, पिछले कुछ सालों से चल रही है, कि एक आउटकम बजट पेश किया जाता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं का हुआ क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बजट अनाउंसमेंट्स। ये आता है डॉक्यूमेंट, कोई पढ़ता नहीं है, हमने पढ़ लिया सरकार परेशान होगी पर हमने पढ़ लिया वो डॉक्यूमेंट। आपको मैं 4 योजनाएं बताता हूं जो पिछली बार घोषणा हुई थी, जिसपे खूब तालियां पिटी थी। उसकी हकीकत देखिए। एक थी वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। क्या सरकार ने घोषणा की थी, लार्ज स्केल क्लस्टर ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन टू बी डेवलप्ड नियर मेजर कंजम्पशन सेंटर्स, कि बड़े शहरों के नजदीक हम, जहां पे बहुत डिमांड होती है सब्जी और फल की, वहां हम बड़े क्लस्टर बनाएंगे। तालियां बज गई साहब। उसके लिए करना क्या था, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स बनाने थे, उसके लिए स्टोरेज बनानी थी, मार्केटिंग करनी थी। अभी तक क्या हुआ, सरकार का अपना दावा, सरकार कहती है अभी तो स्कीम बनाई नहीं है, अभी बनाएंगे। खुद सरकार लिख के कह रही है स्कीम इंप्लीमेंटेशन विल स्टार्ट सून। 1 साल पहले घोषणा कर दी, तालियां पिटवा ली, 1 साल के बाद स्कीम अभी तक बनी नहीं। दूसरी स्कीम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। क्या कहा कि 6 करोड़ किसानों की जमीनों का हम रजिस्टर करेंगे, लैंड रजिस्ट्री करेंगे। अच्छी बात है साहब। अब तक क्या किया,
अब तक उनमें से 9% को आपने रजिस्टर किया है। 9%। दावा 6 करोड़ का था। 6 करोड़ एक साल में नहीं हो जाते, वो बात सही है, लेकिन एक साल में सिर्फ 9%, 54 लाख को आपने किया है। 6 करोड़ का टारगेट था। तीसरी स्कीम, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनानी थी। सरकार ने कहा था कि हम एक नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाएंगे, और आपको पता होगा अमित शाह जी आजकल इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो उम्मीद थी कि भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब सरकार ने क्या बताया एक साल बाद? सरकार एक साल बाद कहती है कि अभी कोई पॉलिसी लॉन्च ही नहीं हुई। देखिए किरण भाई, लॉन्च ही नहीं हुई अभी तक पॉलिसी, जिसकी एक साल पहले घोषणा हो गई, तालियां बज गई, सबने प्रशंसा कर दी, स्कीम बनी नहीं है अब तक। सरकार खुद कह रही है, हम आरोप नहीं लगा रहे, सरकार के अपने बजट में लिखा हुआ है। चौथा, मिशन फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड। हर बजट के अंदर दलहन तिलहन के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि दोनों संकट के विषय हैं। तो सरकार ने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा है। तो आप वित्त मंत्री की बात पे ज्यादा खुश हो जाएं, इसलिए आपको आगाह कर दें, पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि इसमें हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आज भी यही कहा है, दालों के बारे में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और कैसा होगा? अच्छा प्रोडक्शन होगा, स्टोरेज होगा, मार्केटिंग होगी। इसके लिए हम मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीजन, इन सब फसलों को हम स्ट्रेटेजिक बनाएंगे, डेवलप करेंगे तमाम दालों के लिए। घोषणा हो गई साहब। प्रोक्योरमेंट कितना हुआ? क्योंकि आज वित्त मंत्री ने प्रोक्योरमेंट का दावा किया, आज कहा है कि हम प्रोक्योर करेंगे, और ये वो दालें हैं जिसका आज वित्त मंत्री ने दावा किया है। प्रोक्योरमेंट, अरहर का प्रोक्योरमेंट मतलब सरकारी खरीद कितनी हुई पिछले साल में अरहर की, सरकार के हिसाब से 0%। उड़द का भी आज डिक्लेरेशन, अरहर को तूर के नाम से डिक्लेयर किया है, क्योंकि तूर नाम से भी उसको देश में जाना जाता है। 0% अरहर। उड़द, जिसका आज फिर वित्त मंत्री ने डिक्लेरेशन किया है, पिछले साल प्रोक्योरमेंट क्या था? 0%। मसूर, आज फिर डिक्लेरेशन किया है, प्रोक्योरमेंट कितना था? 0%। और चना, जिसका आज डिक्लेरेशन नहीं किया है, 0%। तो किरण भाई, ये स्थिति है। मतलब ये आपको आंकड़े दिए जाते हैं, और ये इसकी हकीकत है, और इसलिए बार बार हम अपने साथियों के सामने आंकड़े लेके आ रहे हैं, सच्चाई लेके आ रहे हैं कि देखिए, बजट में अगर आपको किसान और आम आदमी, एक साधारण जनता की दृष्टि से देखना हो, तो केवल उनकी स्पीच और डायलॉग मत देखिए। सारे टीवी चैनल केवल स्पीच और डायलॉग देख के अपनी कहानी बना लेते हैं, वो सच नहीं। उसके बाद टेबल देखिए, और ये देखिए कि पिछली साल जो घोषणाएं टेबल में की थी उसका क्या हुआ। और अगर इन दोनों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि हर साल की तरह फिर सिर्फ जुमलेबाजी है, झांसे हैं। हकीकत में जो किरण बिस्सा जी ने बताया, मैंने तो आपको 3 साल की कहानी बताई थी, किरण बिस्सा जी ने 6 साल की कहानी बता दी। कैसे 5% से घट के अब 3.06% पे आ गया, लगभग 3% पे आ गया बजट। हर बार किसान के लिए डायलॉग, बजट की शुरुआत किसान से होती है, बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, और उसके बाद करने का कुछ भी नहीं। आज भी 2 नई घोषणाएं कर दी गई, लेकिन उन घोषणाओं के लिए बजट नहीं है। कि जो आज घोषणाएं की गई हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे साथी फिर इसको चेक कर लें। आज एक बड़ी घोषणा की गई है, कहा इस स्कीम का नाम जो दिया है इन्होंने, नाम अच्छे होते हैं हमेशा, पीएम धन धान्य कृषि योजना। अभी तक मेरे को इसका बजट के अंदर एलोकेशन दिखाई नहीं दिया है ना? बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, कोई बजट एलोकेशन नहीं है। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम कर दिया है, कहा वित्त मंत्री ने कहा कि इसको अपेंडिक्स 1 में इसका डिटेल्स मिलेगा। किरण भाई, हमने अपेंडिक्स 1 जाके चेक की, उसके अंदर 4 अंग्रेजी के सेंटेंस दिए हुए हैं, उसके अंदर कोई प्लान नहीं है, कोई एलोकेशन नहीं है। मतलब मजाक किया जाता है ये ग्रामीण क्षेत्रों और इस सब के साथ। और इसीलिए हम इस बात को बार बार लेके आते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आज फिर घोषणा हुई आत्मनिर्भरता इन एडिबल ऑयल, और उसकी जो हकीकत है मैं आपको बता चुका हूं। 6 ईयर मिशन फॉर तूर, उड़द एंड मसूर, उसकी हकीकत जो है मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ी देर में हम ये भी देखेंगे कि मनरेगा का क्या हाल है, किसी को लाके। लेकिन किरण भाई, इस कहानी के अंदर यदि हम कुछ और ऐड करना चाहें अलग अलग स्कीम्स के बारे में, तो जरूर बताइए। हाँ, थोड़ा 2-3 पॉइंट मैं ऐड करता हूं। जब हम परसेंटेजेस की बात करते हैं, कितना प्रतिशत है, शायद वो थोड़ा सा मैथमेटिकल बन जाता है। तो आंकड़े को किसी दूसरे तरह भी हम देख सकते हैं कि पिछले साल अगर
पूरा बजट देखें तो 48 लाख करोड़ यानी कि 48 लाख करोड़ लगभग था। आज तो 50.6 लाख करोड़ यानी कि लगभग 51 लाख करोड़ का बजट हो गया, यानी कि 2.5 लाख करोड़ एडिशनल है पिछले साल बजट से लेके इस साल के बजट को अगर देखें तो। यानी कि 2.5 लाख करोड़ एडिशनल एक्सपेंडिचर हमारी सरकार कर रही है हमारे तरफ से, यानी कि हम जो नागरिक है हमारे तरफ से वो कर रही है। लेकिन उस 2.5 लाख करोड़ में अगर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर पूरा हम जो 4 मिनिस्ट्रीज के बजट जो बता रहे हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? सिर्फ 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 2.5 लाख करोड़ में सिर्फ 4,000 करोड़ किसानों के नाम पर एडिशनल रुपए जो खर्च होने की बजट है। वैसे ही रूरल डेवलपमेंट का बजट देखें तो सिर्फ 1,000 करोड़ यानी कि 2.5 लाख करोड़ में सिर्फ 1,000 करोड़ एडिशनल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर मिल रहे हैं। तो इससे ही साफ नजर आती है कि ये सरकार की प्रायोरिटीज किस तरफ है। और हमने ये भी बताया कि कौन से बजट घट रहे हैं, कौन से बजट बढ़ रहे हैं। इसमें एक और आंकड़ा भी हम देख सकते हैं ये रेवेन्यू फोरगॉन जो होती है, यानी कि अलग अलग कॉर्पोरेट्स को अलग अलग टैक्स के छूट जो दिए जाते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी में छूट दिए जाते हैं, इस सब से हमारे रेवेन्यू घट जाती है, यानी कि उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज को, उन कॉर्पोरेट्स को एक जाती है। अभी तो 99,000 करोड़ यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ 2024-25 में रेवेन्यू फोरगॉन के अंदर है, यानी कि किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए भी देने के लिए इतना जो मुश्किल पा रही है सरकार। और लेकिन कॉर्पोरेट की छूट जो है, ये रेवेन्यू फोरगॉन जो है, वो लगभग 1 लाख करोड़ का 2024-25 में हुआ। तो ये भी एक दिखाती है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज किस तरफ है और उसके बातों और हकीकत में कितना गैप हमें दिखाई दे रहा है। एक दो और चीज मैं बताना चाहता हूं। हमने पिछले 4-5 साल में मोदी सरकार का एक और खेल भी देखा है। जो बड़े अनाउंसमेंट्स वो करते हैं बजट स्पीच में, अभी योगेंद्र जी भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें बहुत बड़े आंकड़े की बात भी होती है, लेकिन बहुत बड़े फंड्स की घोषणा वो कर रहे हैं। जब आपको शायद ध्यान होगा कि जब कोरोना का समय था 2020 अप्रैल या मई में आत्मनिर्भर भारत करके एक 20 लाख करोड़ का हम एक बड़ा स्कीम जो पूरा इकोनॉमी को एक बूस्ट देगा, ऐसा घोषणा हुई थी। उसके अंदर ही एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए 1 लाख करोड़। तब हमें याद होगा हर एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन 1 लाख करोड़ किसानों के लिए। तो मुझे लगता है ऐसे ही हेडलाइंस के लिए ही ये घोषणाएं किए जाते हैं ताकि बड़े बड़े नंबर दिखें। लेकिन अगर वो 1 लाख करोड़ किसानों के लिए वो नंबर अगर हमें याद है, उसके बारीकी में जाके देखें तो ये किसानों के लिए कोई ग्रांट नहीं है। उसमें 1 रुपए भी जो किसानों के हाथ में डायरेक्टली जाता है ऐसा नहीं है। ये एक फंड सेटअप किया गया जिससे लोन्स दिए जाते हैं, जो कर्ज में दिया जाता है, जो वापस उनको पे करना पड़ता है। लेकिन वो जो लोन्स उनको देना था, 1 लाख करोड़ का फंड जो उसने सेटअप किया, वो लोन्स भी क्या 1 लाख करोड़ का लोन्स उसने दिया। 5 साल का वो प्लान था, 5 साल में 1 लाख करोड़ वो लोन्स में देने वाले थे। लेकिन अभी तक सिर्फ 37,000 करोड़ यानी कि लगभग 1/3 लोन डिस्बर्समेंट भी हुआ। यानी कि आप फंड की घोषणा करते हैं, वो वास्तव में किसानों के लिए ग्रांट नहीं है, वो सिर्फ लोन है। वो लोन भी
एक तिहाई ही उनका डिस्बर्समेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम फिर ये कहना चाहते हैं मीडिया वालों से और आम जनता से भी कि ये जो हेडलाइंस में जो बड़े बड़े आंकड़े दिखाई देते हैं उन पे मत जाइए, उसके पीछे सच्चाई क्या है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। शुक्रिया किरण भाई। एक और अनाउंसमेंट हुआ था, आप सबको याद है, ये थोड़ा सा, क्योंकि मोदी सरकार को ऐसे सुंदर सुंदर अनाउंसमेंट करना बड़ा अच्छा लगता है। वो ड्रोन दीदी याद है आपको? 1.5 साल पहले अनाउंस हुआ था ड्रोन दीदी। 15,000 महिलाओं को सशक्त किया जाएगा ड्रोन देके। कितने हुए अब तक? कितने हजार हो गए किरण भाई? 1,000 भी नहीं हुआ, 500। 1,000 भी नहीं हुआ, हाँ 500 हुआ है अब तक। बिल्कुल 15,000 की घोषणा 1.5 साल पहले हो गई थी, है ना? 1,000 नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य में कितनी ड्रोन दी विकसित अब तक हुई है? कितनी ड्रोन दीदी तो है इन पर, दीदी भैया जो भी हैं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 20। पूरे उत्तर प्रदेश में घोषणा हो गई। अब बार बार किसान के साथ ये हो रहा है, और इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए हम इसकी पूरी सच्चाई किसानों के सामने लेके आना चाहते हैं। किसान के पास, मजदूर के पास जो और 2 स्कीम का भी मैं, जी हाँ हाँ जरूर जरूर बताइए। मोहित जी, सारा और 2 खुलासा स्कीम करना ही का तो मैं हमारा काम है जी। आंकड़े बताना चाहता हूँ। पहला किसानों के लिए एक इम्पोर्टेंट स्कीम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पूरी कटौती हुई है। पिछली बार 14,600 करोड़ यानी 14,600 करोड़ का था, लेकिन इस बार उसमें लगभग 25% यानी कि एक चौथाई कट गई है बजट। सिर्फ 12,000 करोड़ का है, 12,200 करोड़ का। वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। एक्चुअली अगर किसानों के तरफ से हम देखें तो हर एक साल जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो प्रकृति की आपदाएं होती हैं, वो बढ़ रही हैं, और खास करके क्लाइमेट चेंज के समय में ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है या डिजास्टर का कॉम्पेंसेशन जो देती है सरकार, उसका बजट और बढ़ना चाहिए। और सिर्फ बजट बढ़ाना ही नहीं, उसका लाभ भी किसान को मिलना चाहिए। तो ऐसे किसान मांग कर रहे हैं कि और अच्छा एक फसल बीमा योजना और अच्छा जो आपदा राहत का स्कीम है वो बनाना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, उसकी बजट में फिर लगभग 25% कटौती उन्होंने की। अगर हम देखें जो सरकार की अपनी खुद की डिक्लेयर हुई जो प्रायोरिटीज हैं, यानी कि हम हर बार देखते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में, प्रकृति खेती के बारे में सरकार बहुत बातें करती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, कृषि मंत्री भी करते हैं, लेकिन उसके बजट में भी हमें कटौती दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हम बजट देखें और कितना खर्च हो रहा है, पिछले साल तो 365 करोड़ का एलोकेशन था, लेकिन 100 करोड़ ही खर्च किए। उससे पहले साल 459 करोड़ का एलोकेशन था, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ ही खर्च किए। आज जो बजट आया है उसमें 600 करोड़ का बजट एलोकेशन तो हुआ है, लेकिन हमें लगता है फिर 100 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर होगा। यानी कि जो आप इतना सारे बातें करते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में, उसके लिए भी आप एलोकेशन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए खर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जो किसानों को चाहिए एक अच्छा इंश्योरेंस स्कीम, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हर एक एंगल से देखें तो ये बहुत ही निराशाजनक बजट है किसानों के लिए। किरण भाई, आपने अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र किया, तो मेरे सामने डैशबोर्ड है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का डैशबोर्ड है। दिखाता है कि कितने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किस किस साल में फायदा मिला। सारे आंकड़े तो पढ़ के मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मोटी बात, लब्बो लुआब उसका ये है कि खर्च योजना पे बढ़ रहा है। सन 23 से 24 के बीच में जो प्रीमियम पे किया गया वो बढ़ गया, लेकिन जितने किसान कवर हुए वो घट गए। जितने संख्या में, ये मैं आंकड़ा आपको बता सकता हूं, जितने किसान, क्योंकि जितने एप्लीकेशंस हुए
पिछली बार 14 करोड़ 50 लाख थे, इस बार 13 करोड़ 30 लाख है। सरकार के हिसाब से घट गए पिछली बार की तुलना में एप्लीकेशंस। और जितना एरिया इंश्योर किया गया वो भी पिछली बार से घट गया। पिछली बार 61 लाख हेक्टेयर था, इस बार घर, माफ कीजिएगा मैं, जी 618, 6.18 करोड़, माफ कीजिएगा, पिछली बार 6.18 करोड़ एरिया कवर्ड था इंश्योरेंस में, इस बार 5.05 रह गया। मतलब कि पैसा ज्यादा, मतलब प्रीमियम बढ़ रहा है, जितने किसानों को कवर किया जा रहा है वो घट रहे हैं, जितनी जमीन कवर की जा रही है वो घट रही है, किसानों को जो बाद में पेमेंट किया जा रहा है क्लेम्स, वो तो बहुत ही घट रहे हैं। तो हो क्या रहा है, किसका फायदा हो रहा है इससे? फायदा सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस वाली कंपनियों का हो रहा है। सरकार ने 5 साल पहले एक बहुत बड़ी योजना घोषित की थी, एग्री इंफ्रा फंड। एग्री इंफ्रा फंड डिक्लेयर किया गया। उस एग्री इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी। 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचेगा। जैसा आपने बताया, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार देने वाली थी, वो लोन के जरिए देना था, तमाम तरीकों से देना था। सरकार ने कह दिया कि साहब हमने एग्री इंफ्रा फंड बना दिया। अब इसमें देखिए कि हुआ क्या है। अब तक 5 साल के बाद, अब तक 5 साल के बाद टोटल अमाउंट डिस्पर्स जो है वो 37,000 करोड़ रुपए है। टारगेट का समय लगभग पूरा हो गया है। 1/3 इन्होंने अब तक डिसबर्स किया है। डिसबर्स का मतलब यूटिलाइज नहीं हुआ है अभी, 1/3 किया है। ये सारी हकीकत है जो कि हमें जानने की जरूरत है और जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। ये सब इसलिए भी कि याद रखिए, ये वो समय है, और ये बहुत लोग जानते नहीं हैं, अनुभव से जानते हैं लेकिन आंकड़ों से नहीं जानते हैं। ये वो समय है जबकि भारत के कृषि क्षेत्र में किसानों की संख्या बढ़ी है। देश में लगातार किसानों की संख्या घटती जा रही थी, लेकिन कोविड के समय बहुत लोग शहरों से वापस गांवों में आए, और सरकार का जो लेबर फोर्स सर्वे है वो इसको दर्ज करता है कि लगभग 50 लाख लोग अब एग्रीकल्चर में वापस आ गए हैं, जुड़ गए। तो किसानों की संख्या बढ़ गई, लेकिन किसानों पे होने वाला खर्च घट गया, किसानों पे होने वाली इंश्योरेंस घट गई, किसानों को मिलने वाला पैसा कम हो गया, और किसान सम्मान निधि के जितने बेनिफिशियरीज थे उसमें एक की वृद्धि नहीं। बताइए क्या माजरा है ये? इस सब आंकड़ों को समझना, देखना हम सबकी जरूरत है, और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में आपको इसकी पूरी स्थिति लेके आ रहे हैं। कुछ और साथी भी जुड़े हैं। किरण भाई, अगर आप इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहें। मैं चाह रहा था कि नहीं, हम नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा ये जो अपना मनरेगा है, मनरेगा पे भी एक निगाह डाले। मैं उम्मीद कर रहा था कि निखिल डे भाई आ जाएंगे हमें इसके बारे में बताने के लिए, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। लेकिन मनरेगा जो स्कीम है उसके बारे में कुछ आंकड़े जानना हमें बेहद जरूरी है, अगर हमारे साथी वो बता सके मनरेगा की क्या स्थिति है। जो मोटी स्थिति में आपको पहले बता दूं कि मनरेगा योजना तकनीकी रूप से एक ऐसी योजना है जिसका कोई बजट हो नहीं सकता। मतलब योजना कहती है कि जब जो व्यक्ति आके मांगे आपको उसको देना पड़ेगा, चाहे आपका बजट हो ना हो, आपको देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने हर साल कोई ना कोई तिकड़म लगा के इसके ऊपर ढक्कन लगा रखा है कि कहीं ये योजना ज्यादा खर्च ना हो जाए। जबकि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में खुद भारत सरकार मानती है कि ये देश के गरीबों के लिए लाइफलाइन है, इसने देश में एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में बहुत मदद की है। ये सब मानने के बाद भी भारत सरकार मनरेगा के साथ कर क्या रही है? हर साल खेल ये होता है कि जब साल खत्म होने को आता है उससे 2-3 महीना पहले केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा देना बंद कर देती है मनरेगा का। ऐसा पेंडिंग हो जाता है। राज्य सरकारें कहती हैं अगर हमारे को पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा तो हम क्या बेवकूफ हैं कि हम आगे जाके दें, क्योंकि हमें तो बाद में पैसा मिलेगा नहीं। राज्य सरकारें काम करना बंद कर देती हैं। भारत सरकार कहती है देखिए ना, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम इसलिए हुई है कि आपने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है, अपने देना बंद कर दिया। हर साल ये खेल होता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि साल के आखिर में देनदारी 5-10 हजार करोड़ रुपए की बच जाती है केंद्र सरकार की।
इस बहाने वो बंद कर देती है और अगले साल के बजट में कहीं उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक यही खेल इस बार हुआ है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है किरण भाई, इस वक्त मेरे सामने आंकड़ा नहीं है, लेकिन 89। 86,000 करोड़ रुपए पे इन्होंने कैप कर दिया है स्कीम को। जी आप बताएं। हाँ हाँ, वही। सो जैसे योगेंद्र जी कह रहे थे कि ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, तो वास्तव में बजट का ऐसा लिमिट नहीं होना चाहिए। और जो इसमें वेजेस हैं, जो जो हर एक दिन काम करने के लिए जो मिलता है, उसमें भी पिछले 2-3 साल में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर वेजेस की बढ़ोतरी होती है और स्कीम में डिमांड भी वो आगे बढ़ रही है, तो बजट को तो एक्चुअली बढ़ना चाहिए। लेकिन पिछले साल 86,000 करोड़ था और रिवाइज्ड एस्टिमेट भी में भी उन्होंने 86,000 करोड़ ही दिखाए हैं। तो अभी तो साल खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनका खेल तो हमें साफ नजर आता है कि आखिर में जो साल खत्म को होने को आता है, तो वो पूरा फंड्स रिलीज करना बंद कर देते हैं। और अगले साल का भी बजट इन्होंने 86,000 करोड़ ही 86,000 करोड़ ही रखा है। और एक ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल ईयर के आखिर की बात हम कर रहे हैं, वास्तव में वो मनरेगा स्कीम का पीक होता है। सो जनवरी से शुरू होके अप्रैल मई तक ये मनरेगा के अंदर काम जो होते हैं, उसमें मैक्सिमम काम इसी महीनों में होता है। तो अगर आप इसी महीनों में स्क्वीज लगा देते हैं, तो क्या होता है कि अगर जनवरी में काम किए हैं और उनको मजदूरी नहीं मिली है, फरवरी में काम किए मजदूरी नहीं मिले, तो मार्च में और अप्रैल में वो काम करना बंद कर देते हैं और किसी दूसरे जगह जाते हैं। तो ये जो रूरल टू अर्बन जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, पलायन जो होता है, उसको रोकने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए इकोनॉमी जो स्कीम लाई गई है, उसके रिवर्स में हो रहा है। क्योंकि कहीं पे भी देखें, जब हम तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कई सारे जगह पे जाके मनरेगा की बात पूछते हैं, तो ये वेजेस पेमेंट करने में जो डिले होता है, देरी होता है, वो कई जगह पे 1 महीना होता है, किसी जगह पे 3-4 महीनों से भी के बाद भी उनको पेमेंट पूरा नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हर किसान या हर मजदूर, मनरेगा के मजदूर जो होते हैं, वो कहते हैं। लेकिन हम जो डिपार्टमेंट से पूछते हैं, यहाँ के राज्य सरकार के डिपार्टमेंट से पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है केंद्र सरकार से फंड्स रिलीज होना। तो फंड्स नहीं रिलीज होते हैं, इसलिए वो भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए वो मनरेगा साइट्स जो है, वर्क साइट्स जो हैं, उसको बंद ही रखते हैं, क्योंकि 2 महीनों से उनको केंद्र सरकार से ये नहीं मिला, तो वो वर्क साइट्स भी बंद करके रखते हैं। तो ये हाल है मनरेगा का। और जहां पे इकोनॉमिक सर्वे बोलती है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है इकोनॉमी के लिए और लोगों की आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए, लेकिन सरकार तो इसको पूरा बंद करने की उनका सोच जो है, वो हर एक साल हमें दिखाई देती है। और किरण भाई याद रखिए कि ये वो स्कीम है जिसमें भारत सरकार सन 2020-21 में 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। मतलब आज से 5 साल पहले सरकार का एक्चुअल खर्चा इस स्कीम पे 1,11,000 करोड़ था। हाँ। उससे अगले साल खर्चा 98,000 करोड़ था। तो चलिए 2020-21 को आप कहेंगे कि अनयूजुअल ईयर था, वो कोविड का साल था, इसलिए हमने किया। 2021-22 में ज्यादा था क्यों? उसके बाद से ये कैसे है कि वो स्कीम जैसे आप कहते हैं कि लाइफ लाइन है, जिसमें जो वेजेस हैं वो थोड़े से बढ़े हैं, उसका बजट कैसे कम हो सकता है? एक ही तरीका है कि या तो देश में इतनी खुश और मजे की बात ये है, ये वो वक्त है जब आप कह रहे हैं कि देश में कृषि में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि मजबूरी में लोग शहर छोड़ छोड़ के गांव आए हैं, खाली बैठे हैं गांव के अंदर। तो लोग खाली बैठे हैं, मजदूरी का रेट बढ़ गया है, लेकिन बजट कम हो गया है। एक ही इसका कारण हो सकता है
कि सरकार ने ऊपर से फोन करके बोला है भैया इसमें ज्यादा खर्च नहीं करना, और केंद्र सरकार का आदमी राज्य सरकार के सेक्रेटरी को बोल देता है जी आपने खर्च करना है कर लो अपने आइटम से, हम तो नहीं देंगे आपको। तो वो कहता है जी मैं कहां से दूं, वो रोक देता है फंड को। बार बार ये चीजें लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इस मामले को लेके। हर साल ये होता है। और एक तरह से याद है ये वो स्कीम है जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था, संसद में आके मोदी जी ने 2014 में ही कहा था आते ही कि ये स्कीम जो है कांग्रेस की जो मूर्खतापूर्ण योजनाएं हैं उसका एक उदाहरण है, और इसे हम एक कांग्रेस की योजनाओं की समाधि की तरह जिंदा रखेंगे, एज ए टूम ऑफ फेल्यूर। जिस योजना पे अब उनका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि ये तो देश की लाइफलाइन, लेकिन जिसको तो मतलब आप सामने से जिसका गला नहीं घोट सकते, पीछे से चुपचाप से उसका गला घोटने के ऊपर उतारू। ये स्थिति मनरेगा की हो रही है। हम एक बार फिर ओवरव्यू दें, लेकिन दीपक भाई आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें बाकी साथियों को जोड़ के, और उसके बाद किरण भाई और मैं एक बार ओवरव्यू फिर देंगे कि कुल मिला के तस्वीर क्या आ रही है। जी, आज वैसे अभी जो आप बात कर रहे थे निखिल डे जी का भी आना था, लेकिन शायद वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे। मैं तो बस इतना ही इसमें जोड़ना चाहूंगा सर। सॉरी, एक मिनट आपको टोकूंगा दीपक भाई, क्योंकि हमारे पीछे से जो विकास भाई हैं बहुत तेज है। तो हमारे मनरेगा की बात करते करते उन्होंने धनाक से एकदम आंकड़ा भेज दिया। यही मजा है एक अच्छे लोगों के साथ काम करने का। उन्होंने कहा कि मनरेगा का आज का नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है कि राज्य सरकारों ने जितना नीचे खर्च कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने जो पैसा उनको भेजने से मना कर रखा है, मतलब बकाया रखा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी काम में जब बकाया बढ़ने लगता है तो काम रुक जाता है। तो आज की तारीख का बकाया कितना है? 9,754 करोड़ रुपया बकाया है। मतलब लगभग 10,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोक के रखा हुआ है राज्यों का। अब इसमें राज्य क्या करेंगे? स्कीम को बंद कर देंगे नीचे। भाई कितना अपने ऊपर बकाया करते रहेंगे। तो मैं ये आंकड़ा देना चाह रहा था विकास भाई को धन्यवाद देते हुए। 23 राज्यों का बजट इस वक्त नेगेटिव चल रहा है। 23 राज्यों का बकाया है। 29 राज्यों में से 23 का बकाया चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपए इस वक्त बकाया चल रहे हैं। अब बताइए योजना की हत्या करने का और क्या तरीका है? और मुझे एक और चीज भी है कि डिमांड वास्तव में कितना है इसके ऊपर भी जो मनरेगा के ऊपर काम करते हैं जो जन संगठन है, उन्होंने भी एक एनालिसिस किया था। तो 2-3 साल पहले ही निखिल दे इसी प्रोग्राम में उन्होंने पेश किया कि अगर जो डिमांड है वास्तव में ग्रामीण मजदूरों के तरफ से कि कितने वर्क डेज वो देने के लिए तैयार हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड है लगभग। उनका एस्टिमेट है जो अलग अलग राज्यों में कितने सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो वास्तव में उसका बजट अगर डिमांड बेस्ड स्कीम के तरह वो चलता और केंद्र सरकार टाइम से फंड्स रिलीज करती तो लगभग 1.5 लाख करोड़ इस स्कीम में लगाना पड़ता था। लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार इतना स्क्वीज कर रही है इसके ऊपर, जैसे योगेंद्र जी कह रहे हैं, ढक्कन लगा के इसको सीमित रखना चाहती हैं, इस वजह से ये स्कीम ये जैसे स्लो डेथ प्रोसेस में है। जी सर, मैं सिर्फ ऐसा तो कोई डाटा बचा नहीं जो आपने और किरण जी ने नहीं बताया। विकास ने भी अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हमारी बातचीत के दौरान भी उन्होंने निकाल के दी, वो भी सामने रख दी। मैं तो एक बड़े रूपरेखा के रूप में हमारे वित्तीय ढांचे को देख रहा हूँ आजकल। मुझे ये लगता है जीएसटी जिस समय आया, लोगों को ये बहाना बनाया गया कि जीएसटी आने से जो टैक्स की दर हैं वो सामान्य हो जाएंगी, लोगों का टैक्स बचेगा, सिस्टम करप्शन फ्री हो जाएगा, ये सारी चीजें हमें बताएगी और जीएसटी लागू किया गया। लेकिन समय रहते रहते ये जीएसटी जो है वो इस स्तर पर ले जाया गया कि इसके माध्यम से सरकारें जो देश में राज्यों में बीजेपी या उसके विरोधी दलों की हैं, उनको कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म जीएसटी के थ्रू बनना शुरू हो गया।
सरकारें उन राज्यों का पैसा नहीं देती जहां पे विरोधियों की, विपक्ष की सरकारें हैं। और आजादी के बाद बजट और सरकार का एकमात्र काम सिर्फ बजट एलोकेशन करना और उसके बाद जो घोषणाएं हैं उनके बारे में उनकी एफिशिएंसी क्या निकली, किस तरह से पैसा खर्च किया गया, उससे निकल कर क्या आया, कितना भ्रष्टाचार में गया, इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत मुझे लगता है देश में लोगों को नहीं रही। लेकिन अब बजट का एक और इस्तेमाल किया जाने लगा है और वो जो आज स्कीम घोषणा हुई है उनको भी मैं ध्यान से देख रहा था। जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर में कहा कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पार्टनरशिप विद स्टेट्स हम लोग लागू करेंगे और देश में आपको पता है 600 से ऊपर जिले हैं और ये सिर्फ लागू करेंगे 100 डिस्ट्रिक्टों में। तो कहीं ना कहीं बजट में जो घोषणाएं हो रही हैं वो भी पॉलिटिकल मुद्दों को आगे लाने में, अपनी चुनावी मशीन को बेहतर बनाने में ये केंद्र सरकार यूज करेगी। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वही अलॉट किए जाएंगे जहां पर इन्हें दूसरों को कम दिखाना है, दूसरे राज्यों से कंपैरिजन में अपनी सत्ता को, अपनी पार्टी को एफिशिएंट बताना है। तो मुझे लगता है जिस तरह जीएसटी का इस्तेमाल विरोधी और विपक्ष की सरकारें जहां स्टेट में हैं उनको रोकने के लिए किया जा रहा है, आने वाले समय में बजट का यूज भी इसमें आपको होता दिखाई देगा। उन्होंने कहा है कि 3 दालें ये खरीदेंगे 4 साल के लिए और 6 साल का प्रोग्राम लेके चले हैं। तो मुझे लगता है इसको भी ये पिक एंड चूज के हिसाब से यूज करने की सोचेंगे। देश में हिस्सेदारी देखी जाए कृषि की 16% के करीब है और कहा जा रहा है कि हम अब इसको और बढ़ाएंगे, लेकिन बजट आपने जैसे बताया कि सारे बजट का जो प्रतिशत है वो कम कर देंगे। तो आगे बढ़ने की बजाय सिर्फ शब्दों में आगे बढ़ना है, पैसों के रूप में नीचे घटना है। रमन भी हमारे साथ जुड़े थे। दूध उत्पादक के रूप में संसार में आज वित्त मंत्री जी ने बताया कि भारत दूसरे स्थान पे है, लेकिन जब आपने बात की कि पशुओं की हेल्थ, उनके स्वास्थ्य की योजनाओं का पैसा जो है वो कम किया जा रहा है, तो बात आगे बढ़ने की बजाय रिवर्स गियर में देश की इकोनॉमी और देश की हालात मुझे तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुख्य स्कीम थी उसके डाटा धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम लोग आप भी इसे ट्विटर वगैरह पे ग्राफिक्स के थ्रू शो करेंगे ताकि लोगों को ये ठीक से समझ आए। और जब आप शायद इस पूरी बातचीत से बीच में थोड़ा हट गए थे, तब मैंने ये कहा था जिस तरह कृषि कानूनों के समय हमारे नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों को बड़े ही सरल शब्दों में देश को समझाया था। हमें याद है कि वो 3 शब्द जिसमें कहा था मंडी तोड़ो कानून, काला बाजारी कानून और बंधुआ मजदूरी कानून। ये जो 3 सरल भाषा में सिखाई गई चीज थी, ये किसानों को और जनता को समझ में आई थी। तो मुझे लगता है बजट को भी हमें डाटा करोड़ों रुपए की बजाय थोड़ा सा सरल तरीके से लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा। और जहां तक एसकेएम और किसान संगठनों की बात है सर, तो मुझे लगता है जो कृषि पॉलिसी आई है उसको भी सरल भाषा में लोगों के सामने रखना। तो ये सभी बातों से आज के बजट में चाहे किसान उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है या दिल्ली देहात का है, किसान टोटली आज के बजट से मायूस है। और मुझे लगता है जो 4 चीजें आज वित्त मंत्री जी ने कही, युवा, गरीब, अन्नदाता और नारी। अन्नदाता तो खुद किसान है, लेकिन युवा भी की संख्या भी किसान समुदाय में ही सबसे ज्यादा है और गरीबी के हालात तो किसानों में बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग जब किसान की बात करते हैं तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों किसान। तो मुझे लगता है बजट होना चाहिए था कृषि और एलाइड सर्विसेज के लिए, लेकिन ये सारा बजट कहीं और ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है और चुनाव और पूंजीपतियों की मदद दिखाई दे रही है। दीपक भाई, बाकी खबरें तो खराब हैं, लेकिन एक अच्छी खबर है जी। भी मुझे आशुतोष जी ने बताया